बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात की गाड़ी, हुकूमत और अपोजिशन की गाड़ी जो है मुज़ाकरात की, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे सामने उभर के पिछले 24 घंटे में नजर आया वो स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब का है। मुज़ाकरात को लेके स्पीकर साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा सुनिएगा। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा। अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, जहाँ पर यह लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के इत्तेहादी जमातें जो इनके कोई मामलात हो सकता है आगे चल पड़े, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे चलने भी चाहिए मामलात। एट द सेम टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराज़गी या तलखी जो है वो मदारिस बिल को लेकर बढ़ती जा रही है। वो बार बार कहते हैं कि यार कमिटमेंट था 26वीं आईनी तरमीम से पहले, एट वंस क्या हो गया कि बिल भी उसको पास कराने के लिए हुकूमती लोगों ने, सारी हुकूमती जमातों ने वोट भी किया एंड इवेंचुअली ये बैकआउट कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल क्या फरमाया, जरा वो गुफ्तगू भी सुनिएगा। आप चाहते हैं कि उलमा आपस में लड़ें, हम उलमा नहीं लड़ेंगे आपस में। एक्ट बन चुका है, लिहाजा एक्ट बनने के बाद तरमीम इस वक्त तो नहीं हो सकती, बाद में अगर कोई तजवीज़ आ गई तो बात कर सकते हैं, उसके बाद बात होगी। पार्लियामेंट की इज्जत करो खुदा के लिए। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर आज भी सवाल उठाया जाता है, ज़ेर बहस है कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए थे, धांधली हुई, उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर। एक बार फिर से अमेरिका ने भी, अमरीकी दफ्तर खारजा ने भी उसके ऊपर सवालात उठाए। बट एट द सेम टाइम ख्वाजा साहब कहते हैं कि जनाब हमारे अंदरूनी मामलात पाकिस्तान के अंदर ही सोल्यूशन है उनका, कोई भी फॉरेन पास जो है उसका कोई इन्फ्लुएंस काबिल कबूल नहीं होगा। जरा मैथ्यू मिलर की गुफ्तगू सुनिएगा, उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को लेकर क्या कहा। नाज़रीन, ने इसी सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का फजल जी। सर जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है पाकिस्तान में लगता यह है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो रहा है। एक कदम PMLN आगे बढ़ती है तो कुछ तहरीक इंसाफ की जानिब से भी थोड़ा सा टिल्ट दिखाई दे रहा है। सर मुज़ाकरात बाकायदा आगाज हो गए या अभी इनिशियल फेजेस में हैं? देखिए, मुज़ाकरात तो बड़ी वाज़े तौर पे 2 कंडीशंस पहले पूरी होंगी तो फिर ही कोई पेशकदमी होगी। अभी तो हमने जो कंडीशंस जो बड़ी रीजनेबल और मेरा ख्याल है कि जेन्युइन कंडीशंस हमने लगाई हैं कि आप कम से कम एक तरह से हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जो कानून के मुताबिक हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी कर लें और उसके बाद मुज़ाकरात करें। और मेरा ख्याल है दूसरी बात यह है कि वो मुज़ाकरात शायद अब पार्लियामेंट के लेवल पे शुरू हों। वही एक फोरम है जहां से ये मुज़ाकरात की शुरुआत हो सकती है। तो देखते हैं अब किस तरह हुकूमत क्या रिएक्ट करती है। हमने दरवाजे खोले हैं मुज़ाकरात के, किसी किस्म की ऑफर नहीं की मुज़ाकरात की। बड़ा वाज़े तौर पे आज भी इमरान खान साहब ने उसको रिपीट किया है कि आप एक तो जुडिशल कमीशन बना दें जो 24 नवंबर को हुआ और उस पर एक सच क्या है और झूठ क्या है, एक इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन उस पर फैसला करेगी। और नंबर 2, जो जिन वर्कर्स को आपने एहतजाज करने के लिए पकड़ा हुआ है और कोई केस नहीं उनके खिलाफ, कोई मुआद नहीं, उनको आप छोड़ दें, अपना केस लड़ते रहेंगे, लेकिन उनको आप जेल में क्यों रख रहे हैं। तो ये 2 डिमांड बड़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं और अगर वो पूरी होती हैं तो फिर शायद मुज़ाकरात पार्लियामेंट के लेवल तक शुरू हो सकें। सर हम तो आज तक 9 मई की कंप्लीट फुटेजेस जो थी उनका इंतजार कर रहे हैं और एक वे आउट तो ये भी पॉसिबल है ना कि 26 नवंबर की फुटेज गवर्नमेंट रिलीज कर दे कि यार दिस इज व्हाट हैपेंड, अब आप बताइए कि इसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट की जानिब से ये भी तो एक वे आउट हो सकता है ना। वो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट तो देखें, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट ने तो एक तरह से एक पार्टी है। हमें भी आप एक पार्टी समझ लें।
पीटीआई को या अवाम को भी पार्टी समझ ले, तो इस वक्त गवर्नमेंट हुकूमत वर्सेस अवाम की बात है, तो वो कोई इंडिपेंडेंट या आज़ाद न्यूट्रल अदारा ही उसको कर सकता है उसकी तहकीकात, और वो तहकीकात एक जुडिशल फोरम कमीशन, एक कानून के तहत बनी हुई कमीशन जो जुडिशरी पे बेस्ड हो, वही हो सकती है। मेरा ख्याल है बड़ी मुनासिब बात है उसमें। अगर सपोजिंग मैं सच बोल रहा हूं तो मुझे क्या इतराज हो सकता है उस कमीशन पे? फेयर इनफ। अच्छा मिनिस्टर साहब, इसमें एक चीज़ जो वाइडली डिस्कस्ड है, और ये आप ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स में भी कहीं बैठे तो वहाँ पर भी ये सवाल बड़ा उठाया जाता है, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी मुज़ाकरात के लिए। क्या ये कमेटी इतनी एम्पावर्ड है कि जो कुछ आप लोग डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट के साथ बैठकर, क्या उसके ऊपर मिनवन अमल होगा, या इमरान खान साहब एंड में कह दें कि जी मैं तो ये मानता नहीं हूँ, इन्होंने कुछ गलत चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, सो लेट्स रीस्टार्ट, हाउ इट्स गोइंग टू वर्क? देखिए, अभी तो बड़ा वाज़े तरीके से मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने कोई क्या टीओआर है इस कमेटी का वो नहीं दिया, या किस पॉइंट पे मुज़ाकरात हैं वो भी नहीं दिया। अभी तो बहुत शुरुआत है। एक चूंकि तनकीद होती थी पीटीआई के ऊपर कि हम दरवाजे नहीं खोलते मुज़ाकरात के सियासी जमातों से, तो इवेंचुअली बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के, उनसे जब काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप इजाजत तो दें कम से कम कि हम बात कर सकें ताकि ये तनकीद खत्म हो, तो उन्होंने कहा कि आप दरवाजे मैं खोल देता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि जो हुकूमत है वो ये हमारी जो डिमांड्स हैं वो भी नहीं मानेगी, और हुकूमत के पास इख्तियार भी नहीं है चूंकि, तो हो सकता है कि वो वैसे भी कोशिश करें कि इस चीज को वो गलत तरीके से पोर्ट्रे करें और गलत तरीके से करें, जिस तरह के हम कोई पीटीआई कांग्रेस रिक्वेस्ट कर रही है क्योंकि वो कमजोर हो गए हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, उसको टीओआर नहीं दिए, और जब ये हुकूमत की तरफ से ये बयानिया आना शुरू हो गया कि आप तो पीटीआई तो कमजोर हो गया है और वो तो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम नहीं मानेंगे, तो ये फिर उनकी जो बात थी बानी चेयरमैन की, जो उन्होंने कहा था कि यही होगा, वो फिर साबित हो गई कि किसी ना किसी वजह से हुकूमत जो है अब भाग रही है। हमने दरवाजे खोले हुए हैं जो मुज़ाकरात के हैं, डायलॉग के हैं, लेकिन हुकूमत अब उससे छुप रही है और भाग रही है, क्योंकि उनको अल्टीमेटली पता है कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म के डायलॉग का। तो इससे पहले कि हम अपनी कमेटी की टीओआर्स दें, पहले हुकूमत तो देखे कि उनके पास क्या इख्तियार है। तो सर इससे वे आउट कैसे निकलेगा? जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ये स्टेटमेंट्स देखी सबने कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये शराइत रख के बैठे हैं, सर वे आउट कैसे निकलेगा? पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसे कम होगा? देखिए, एक तो इसका तरीक़ेकार ये है कि जो स्पीकर हैं या चेयरमैन हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट, ये मिलके एक खुद ही अगर एक कमेटी बना लें, पार्लियामेंट्री कमेटी जिस तरह पहले भी बनाई थी, और वहां से कोई डायलॉग शुरू हो, तो मुझे यकीन है कि पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट करेगी, और अगर पार्टिसिपेट करेगी तो वहां से कुछ शुरुआत हो सकती है बातचीत की, और फिर अगर वो बात आगे बढ़ती है तो फिर उसको हम ब्रॉडर कमेटी के पास भी ले जा सकते हैं। तो शुरुआत तो हो सकती है, डायलॉग तो हल है, बातचीत से ही हल निकलता है, सियासी तौर पे हर मसले का हल निकल आता है और बड़ा अच्छा निकल आता है, लेकिन उसके लिए आपको एक तो एक दूसरे के ऊपर एतमाद चाहिए और दूसरा कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स खान साहब ने बहुत क्लियरली बता दिए हैं, और मेरा ख्याल है कोई भी लीडर अगर उससे हट के बात करता है पीटीआई का तो वो बात दुरुस्त नहीं। कंडीशंस बड़ी वाजे तौर पे अभी तक लगाई हुई हैं, और कंडीशंस यही हैं कि आप टीओआर के मुताबिक आप अगर बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास भी टीओआर हो और आपके पास भी टीओआर हो, तो पहले आप ग्राउंड वर्क करें और एक कमीशन बना दें, और जो लोग हैं उनको जो गैर कानूनी तौर पे अरेस्ट हुए हैं उनको रिहा कर दें। हम कौन सा कह रहे हैं कमीशन कंक्लूड हो जाए, हम तो कह रहे हैं कि आप कमीशन का शुरुआत तो करें ना, तो पॉसिबल तो है। और अगर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट अगर इसमें रोल प्ले करते हैं तो वो भी एक मुनासिब बात है, क्योंकि इवेंचुअली इसका फाइनली हल तो सारा पार्लियामेंट में होना है। सर, डू यू स्टिल थिंक के मेन स्टेक होल्डर या फैसला साज एस्टैब्लिशमेंट ही है और इवेंचुअली अप्रूवल वहीं से होगी तो मामला आगे चलने?
जी देखिए, हर स्टेक होल्डर को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और फिर ही जाके इसका हल होगा। ये तो मेरा ख्याल है यही लगती है पोजीशन। उसके बगैर तो डायलॉग ने आगे चलना नहीं। और मेरा ख्याल है पिछले चंद दिनों से यही मुझे इत्तला भी मिल रही है, प्राइवेटली भी और ऑफिशियली भी, और जो टॉक शोज पे भी बातें हो रही हैं वो कुछ ऐसी ही बात है कि जब तक सब इन्वॉल्व नहीं होंगे, लगता तो यह है कि डायलॉग आगे नहीं चलेगा। सर, एक तरफ आप बड़ी अच्छी बात है कि आप पार्लियामान की बात कर रहे हैं, आप जैसी सेन वॉइसेस दे वांट सम सोल्यूशन, बट एट द सेम टाइम उमर अयूब साहब ने आज बाइकआउट किया है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम पार्लियामान में नहीं आ रहे। जी देखें, मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पार्लियामेंट का अब उनकी पता नहीं स्टेटमेंट क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं। मेरी नज़र में पार्लियामेंट का बाइकआउट करना किसी सूरत में मुनासिब इसलिए नहीं होता कि आपको पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां अपनी आवाज़ उठा सकते हैं आप, और अपनी आवाज़ भरपूर तरीके से उठा सकते हैं, और दुनिया सुनती है आपकी आवाज़। यानी आपकी एक स्पीच, मैंने एक स्पीच की थी अभी सेनेट में, तो गोली क्यों चलाई वाला सवाल पूछा था जहां पे आपने। जी, जहां मैंने ये सवाल पूछा था वो पूरी दुनिया से मुझे उस पे कॉरेस्पॉन्डेंस आई है। तो ये आवाज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स की, बुनियादी हकूक की, इंसानी हकूक की, इन सारे आईनी मामलात की आप आवाज़ उठाते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों के हक की बात करते हैं। तो मैं उस पर बाइकआउट तो दूसरा बड़ा आसान एक आप रास्ता दे देते हैं, जो हुकूमत में है, अगर आपकी ऑपोजिशन ही नहीं है, वो बाइकआउट है परमानेंट, तो फिर वो दुरुस्ती बाइकआउट किया जाता है एक हद तक। आप कुछ पॉइंट बनाने, मतलब आप देखते हैं कि ज्यादा कानून बुलडोज हो रहा है तो आप बाइकआउट कर सकते हैं और आप अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकते हैं बाइकआउट के जरिए, लेकिन पार्लियामेंट को बाइकआउट नहीं किया जाता, प्रोसीडिंग्स कोई स्पेसिफिक प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट किया जाता है। सर, वैसे तो जमहूरियत का हुस्न इख्तलाफ राय में है, सिविल नाफरमानी की तहरीक हो जाए, 24 नवंबर का एहतजाज हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफ दिखाई दिया, इन मुज़ाकरात को लेकर भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ है? जी, मेरा ख्याल है कि इख्तलाफ कोई नहीं, सिर्फ पॉइंट का ये फर्क है कि कुछ शायद एक इम्प्रेशन मिला था जिसपे इमरान खान साहब बहुत नाराज हुए, और वो इम्प्रेशन ये था कि और मीडिया में भी ये क्रिएट हुआ कि जिस तरह हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें। मैं बार बार आके ये बात क्लियर कर रहा हूं कि हम अपनी जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है ये हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से खोला है, यानी अपने एक जब आप जीत जाएं, जब आप ताकतवर हों, तो फिर आप अपने आप को दिखाते हैं कि ठीक है हम तैयार हैं उसके बावजूद बातचीत करने के। इसको कमजोरी नहीं समझा जाता, इसको इनफैक्ट एक स्ट्रेंथ समझी जाती है। तो इसको वो जो कुछ इंप्रेशन आया था कि जिस तरह की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो उस इंप्रेशन पे इमरान खान साहब जरूर उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल गलत है, हमने ये डिमांड्स रेज की हैं और हम बराबरी के पॉइंट पे हम बात करना चाहते हैं। अगर नेगोशिएट करना है तो हम कमजोरी से नहीं, हम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से हम इसको करेंगे, इस पे ऊपर नेगोशिएट किसी मामले पे। तो ये वाला इंप्रेशन ये वक्त आया था, लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है अब तब से सब ने ये लाइन बड़ी वाज़ेह तौर पे ले ली है, और वही इमरान खान साहब की लाइन है। सर, एक रिसेंटली मैटर आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, रिचर्ड बेनल, स्पेशल एनवॉय टू प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप, उनकी ट्वीट्स, फ्री इमरान खान, उसके बाद काफ़ी सारे और रिपब्लिकन्स की ट्वीट्स, माजी के खतूत। सर, इसका इम्पैक्ट कोई आप देखते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर या मौजूदा हमारे सियासी हालात के ऊपर, इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर इन ट्वीट्स का या इस एक नैरेटिव का कोई इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, जब आप इंटरनेशनल दुनिया की बात करते हैं तो दो चीज़ें आप याद रखें जी। पहली चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल होता है, हर हुकूमत जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे रखती है। उसको आपके नेशनल इंटरेस्ट या आपके इंटरनल मामलों से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सबसे पहले देखते हैं कि हमें किस चीज़ का फायदा है। अगर उनको फायदा ये है कि आपको डिस्टेबलाइज करें तो वो एक्शन लेंगे। अगर उनके नेशन के, उनके मुल्क में कुछ फायदा है कि आप बेहतर हों तो आपको बेहतरी की तरफ
वो सपोर्ट करेंगे। तो ये तो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल। लेकिन जब आती है बात पार्लियामेंटेरियन टू पार्लियामेंटेरियन लेवल, यानी हर मुल्क में पार्लियामेंट है, हर मुल्क में हुकूमतें हैं, हर मुल्क में मिनिस्टर्स हैं, हर मुल्क में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी। जब वहां मामला आता है तो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि वहां इंडिविजुअल लोग जो हैं वो दो प्रिंसिपल्स के साथ, दो असूलों के साथ खड़े होते हैं। एक, वो चाहते हैं कि जमहूरी हुकूमतें हों और जमहूरियत कायम हो मुल्क में, और दूसरा वो चाहते हैं कि जहां बुनियादी हुकूक और इंसानी हुकूक का मामला है वहां किसी किस्म की ज्यादती ना हो। ठीक है। तो जब ये दो मामले नजर आते हैं तो पार्लियामेंटेरियन पूरी दुनिया के इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर वो एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस होता है हुकूमतों पे जब सारी दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस एक ही बात करें। और मेरी नज़र में इस वक्त हमने जहां जहां जिस फोरम पे बात की है, जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो रहा है, और जिस तरह इमरान खान साहब को रखा हुआ है बेबुनियाद मुकदमों में जेल के अंदर, उनको 500 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो ये मामला जब बाहर के पार्लियामेंटेरियंस उठाते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये बुनियादी हक के खिलाफ है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, तो उसका असर तो जरूर होगा। और जितनी ये आवाजें बढ़ेंगी उतना असर उसका ज्यादा होगा। और ये हर जगह जो आवाज उठती है ह्यूमन राइट्स वाली, वहां एक फिर कंसेंसस आ जाता है। तो हुकूमत को फिर देखना पड़ता है कि हम अगर आगे चलना है हमने, तो ह्यूमन राइट वायलेशन हम ना करें। बाकी सियासी मामला अपने रहते हैं, वो अपनी जगह रहता है, लेकिन ह्यूमन राइट एक ऐसा इशू है जहां ये मामला हो जाते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे। फेयर इनफ। सर, रिसेंटली ये खबर आती है कि इमरान खान साहब ने जेल में मौलाना फजलुर रहमान साहब, बचकजई साहब, मैंगल साहब, इन तमाम शख्सियात से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। सर, आपके पास क्या आप तस्दीक कर सकते हैं इस खबर की? जी देखिए, ये तो उनको काफी जगह से एडवाइस दी जा रही है कि आप क्योंकि आपको मिलने की इजाजत नहीं है तो जरूर मिलें, क्योंकि एक बहुत जरूरी बात ये भी होती है किसी भी ऑपोजिशन में कि सारी ऑपोजिशन जमातों को साथ लेके चलें। बेशक हमारे पास इस वक्त स्ट्रेंथ है, लोगों की पब्लिक हमारे साथ है, लेकिन बाकी भी ऑपोजिशन की जमातें हैं जिनको अगर हम साथ लेके जाएंगे तो यूनिटी में, इत्तेहाद में और भी बेहतरी है, और हम बेहतर तरीके से ज्यादा मुशावरत से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकेंगे और अपना जो मकसद है वो हम पूरा कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है इस वजह से उनको कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि आप मिले। तो मैंने भी जब कहा उनको, तो उन्होंने कहा कि अगर वो मिलने की इजाजत देंगे तो कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल मिलना चाहता हूँ। उन्होंने तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात का इजहार किया है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता। वो बहुत मुश्किलात क्रिएट होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो मिलने देंगे बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को। सर, फाइनली ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब के केसेस स्टेटस क्या है? जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, मुज़ाकरात भी हैं, कुछ मामलात केसेस को लेकर भी हल होते बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, कि अभी प्रोलॉन्ग केसेस हैं, लंबे चलेंगे, बिहाइंड द बार्स वाला सीन लंबा है अभी? जी देखें, जहां तक तो केसेस जो मेजर केसेस थे, उसमें पहला तोशाखाना 1, उसके बाद साइफर केस, और जो दूसरे दीगर उन्होंने बड़े बड़े केसेस बनाए थे, वो तो उनमें या तो केसेस खत्म हो गए हैं, या उनमें जो सजा हुई थी वो सस्पेंड हो गए हैं, या जिनमें बेल लेनी थी वो बेल ले चुके हैं। अब जो नीचे केस चल रहे हैं अलकादिर के और तोशाखाना 2, देखा मैंने ये है कि नीचे हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी तक तो जो तारीख में देखा है हमने पिछले 500 दिन में कि निचली अदालतों से कोई इंसाफ नहीं मिलता। हमें ये इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रुजू करना पड़ता है, और वहां से ही फिर इवेंचुअली इंसाफ का तकाजे पूरे होते हैं और हमें वो जजमेंट्स मिलती हैं। तो इसलिए ये जो 2 केसेस मैंने जिक्र किया अभी आपको, अलकादिर और तोशाखाना 2, उसमें अब देखना है कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन उसके बाद और मजीद कोई केसेस रह नहीं गए। इन दोनों केसेस की भी अगर फैसला आता है नीचे से, अगर हमारे खिलाफ भी आता है, तो हमें फिर जाना पड़ेगा, और उसमें कुछ और वक्त लग सकता है थोड़ा। लेकिन मुझे अब एंड नजर आ रही है, एंड गेम। अब जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है, आप एक चीज काइंडली ख्याल रखिए कि
हम डायलॉग इसलिए नहीं कर रहे कि ये कोई केसेस में हमें रिलीफ मिल जाए। ये केसेस तो हम लीगल जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ेंगे और आपको जिता के दिखाएंगे कि किस तरह जीतते हैं आप इन सारी मामलात के बावजूद। कानूनी जंग और इंसाफ के तकाजे किस तरह पूरे होते हैं इस मुल्क में भी। लेकिन उसके साथ साथ हमारा डायलॉग वाला हकूक, और वो हम डायलॉग के जरिए नहीं तो हम सियासी तौर पे अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। वो एक सियासी जंग भी जारी रहेगी। तो डायलॉग का ये मतलब नहीं कि हमारी सियासी जंग खत्म हो गई या हमारी लीगल जंग खत्म हो गई, वो जारी रहेगी, भरपूर तरीके से जारी रहेगी। इसी तरह जो हमने आवाजें उठाई हैं, चाहे वो करप्शन के खिलाफ हो, चाहे वो रूल ऑफ लॉ के लिए हो, चाहे वो अदालतों की आज़ादी के लिए हो, वो हमारी सारी जो डिमांड्स हैं वो अपनी जगह कायम है। अली जफर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक जो टेक अवे इस सारे सेगमेंट से था मेरे नज़दीक वो ये था कि रिसेंटली येस वी सॉ दैट, हमें इंप्रेशन मिला कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को लेकर थोड़ी बैकफुट पे थी, या कह लीजिए कि मजबूरन या इस तरह के सर्कमस्टांसिस बन गए कि मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट कैटेगोरिकली इमरान खान साहब को कोर्ट करके बैरिस्टर अली जफर साहब ने फरमाया कि जनाब हमारी मजबूरी नहीं है, हम मुज़ाकरात उस सिचुएशन या उस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन वी थिंक वी हैव वन। हम जीती हुई सिचुएशन या जीती हुई पोजीशन से मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहते हैं, हम कोई बैकफुट पे नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। मुज़ाकरात भी हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट टू जो ट्विस्ट आया था कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात पॉसिबल हैं, एंड देन टेकिंग दैट स्टांस कि हम किसी कमज़ोर या बैकफुट पे खड़े होकर मुज़ाकरात नहीं कर रहे हुकूमत, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इसी सारी सूरत हाल पे मदारिस बिल, JUIF का एहतजाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए JUIF के सीनियर रहनुमा जनाब असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आपके नज़दीक असल रुकावट है कहाँ पर और असल रुकावट है क्या? देखिए, बात यह है कि मदारिस बिल पे हमने जो ये मदारिस बिल है, तो बार बार हम कह चुके हैं, लेकिन अब फिर भी बताना पड़ता है आपके नाजरीन को दोहराने के लिए कि ये बिल सरकारी बिल है, हमारा बिल नहीं है जी। सरकारी बिल है, सरकार ने इसको बनाया है, वजारत कानून के माहिरीन ने बैठ के वज़ीर कानून की निगरानी में जो बनाते हैं उन्होंने बनाया है, और उसके बाद इसको सेनेट और कौमी असम्बली में वोट दिए गए हैं, और उसी तरह वोट दिए गए 26वीं तरमीम में उन सब हजरात ने दिए हैं जो हुकूमत में भी शामिल है और हमारे वोट भी हैं जी। तो ये एक तयशुदा फार्मूले के तहत हुआ है। पहले ये 22 और 23 में ये तय हुआ था, यही बिल था 22 और 2022 और 23 में जब हमारी हुकूमत थी PDM की, तो ये बना था इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के मशवरे से जी। पहली बात थोड़ी क्लियर कर दूं कि यहाँ ये समझा जाता है कि शायद JUI का बिल है, JUI का बिल नहीं है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया, जिसके सरबराह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, सेक्रेटरी जनरल मुनीर रहमान साहब, प्रोफेसर साजिद मीर और इस तरह दीगर जो है अहले तशरीह से भी हैदरी साहब है और दूसरे हजरात हैं, उन सब के मुश्तरका मशवरे से ये बिल बना था। ये उस वक्त गवर्नमेंट से इनके मुज़ाकरात हुए थे, हर सतह पे हुए थे, उनसे भी हुए थे जो नजर नहीं आते। लेकिन उसके बाद ये बिल तैयार हो गया, जब असेंबली में गया तो फिर ये थोड़ा सा इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा फैट ऑफ और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, और हालांकि फर्स्ट और सेकंड खानगी हो चुकी थी। तो हमने कहा कि चूंकि हम भी देख रहे थे सारा मंजर उस वक्त यही था कि जी जो हुकूमत छोड़ के गए थे वो भी कह रहे थे आजकल में डिफॉल्ट होने जा रहा है, और ये भी यही कह रहे थे। तो फिर हमने कहा कि पहले मुल्क है और फिर बाकी काम बाद में, मुल्क के लिए हम सब कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार। अब 26वीं तरमीम पे जब ये बात हुई तो हमने फिर इसको फिर कहा जी हमने वो एक बिल पड़ा हुआ है बड़ा मासूम सा, इतने अरसे से उसका कुछ करें। मदारिस डिस्टर्ब है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उनके बैंक अकाउंट नहीं खुल रहे हैं, बड़े परेशान है, उनका निज़ाम नहीं चल रहा है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर उस बिल को हमने डिस्कस किया, तमाम पार्टीज ने, बलावल हाउस कराची में डिस्कस हुआ, फिर वो बिल अपना जाती उमरा में भी डिस्कस हुआ। ये बिल वही है, कोई नया बिल नहीं है, और उसके बाद इसको सरकारी बिल की हैसियत दी गई। अब सर यहाँ पर मौलाना ताहिर अशरफी साहब फरमाते हैं कि मदारिस का काम तालीम है। ताहिर अशरफी साहब को छोड़ दें, मैं जरा मेरी बात पूरी कर लूं। ताहिर अशरफी साहब को छोड़ दें,
वो पता नहीं किस मदरसे को डील करते हैं, उनका तो मदरसा आज तक हमें पता नहीं चला कब कहाँ बैठे होते हैं। जी। तो कहने की बात यह है कि ताहिर अशरफी साहब हो या कोई और, असल बात यह है कि ये बिल सरकारी है, सरकार ने बनाया है, सरकार ने इसके तमाम तरफ से कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद इसको बनाया है। और उसके बाद ये चला गया है वहां पर प्रेसिडेंट हाउस में, वहां से एक दफा वापस आया है और उस पर वापस फिर इस पे ऑब्जेक्शन लग गया है। वो ऑब्जेक्शन 28 को लग के वापस आया है, 22 को ये गया है, 28 को ऑब्जेक्शन हुआ है और 28 को दोबारा वापस चला गया है स्पीकर के हाउस से, स्पीकर के ऑफिस से वापस चला गया और यकम को वहां पहुंच गया प्रेसिडेंट ऑफिस में। ठीक है, ये एक प्रोसेस इसका पूरा हुआ है। हाँ। इसके बाद अचानक इसके बाद इस प्रोसेस के बाद 10 दिन गुजर जाते हैं तो 11 तारीख हो जाती है, लेकिन अचानक 13 को कुछ सदर पाकिस्तान के ऑफिस की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस मीडिया के हवाले से हमें सुनने में आते हैं। ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तो चीजें जो आज कह रहे हैं ये तो 2001 की बात कर रहे हैं, 2005 की बात कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं। तो भाईजान ये तो बिल 2022 में आपने बनाया था, आप भी थे उसमें, सदर साहब भी उसमें बैसियत थे, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के सरबराह के उस इजलास में बैठे थे जो 5 घंटे चला था। पीडीएम में सरबराह जितने इजलास हुकूमत में शामिल थे सब बैठे हुए थे। अगर फैटफ का ये दूसरा मसला है तो ये जब आपको हमने, ये तो उस वक्त भी सामने आया था 2022 में, हमने रोक लिया था बिल, तो अब बनाते हुए क्यों आपने उस वक्त कहते यार नहीं मसला हो जाएगा रोक लेते हैं अभी इसको। तो ये सारी चीजें तो आपके पहले से पेशे नजर थी, तो आपको पता था इन सब चीजों के होते हुए आपने इस बिल को पास किया और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने भी वोट दिया, मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया, इत्तेहाद के तमाम बशमूल एमक्यूएम, बशमूल बाप जो भी इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, जिन्होंने 26वीं तरमीम को वोट दिया, उन सब ने इसको वोट दिया। तो वारिस साहब, इसमें आप लोगों का 26वीं यानी तरमीम में वोट करने का एक पर्पस ये भी था कि जनाब हमारा ये मदारिस वाला बिल भी जो है ये फॉरवर्ड किया जाए, इसके ऊपर भी वोटिंग होगी। जी हाँ, ये तय था, इसीलिए तो उन्होंने वोट दिया, इसीलिए उन्होंने बिल बनाया और ये उसी में तय था, ये सब कुछ तय था और वोट दिया है उन्होंने। मैं शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का भी, उन्होंने वोट दिया है और मुस्लिम लीग ने भी, हुकूमत के तमाम इत्तेहादियों ने वोट दिया जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है। सर दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, कि वोट भी किया, हुकूमत ने खुद वोट किया, प्रॉब्लम कहां पे है फिर? अब ये तो हुकूमत बताए, हम यही तो कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए स्पीकर साहब ने कहा कि ये तो एक्ट बन चुका है। हाँ। मेरा ऑफिस कहता है, मेरे ऑफिस का रिकॉर्ड कहता है ये एक्ट बन चुका है। हाँ। अब स्पीकर ऑफिस कहता है एक्ट बन गया है, प्रेसिडेंट ऑफिस रोक के बैठा है या उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है और हुकूमत इसका नोटिफिकेशन नहीं कर रही, प्रॉब्लम यहाँ आके रुका हुआ है। हम कहते हैं कि अदलिया की हम कहते हैं कि जैसे हम अदलिया की बालादस्ती की बात करते हैं तो इस तरह पार्लियामेंट की बालादस्ती भी हमें उसी तरह मुकद्दम है। पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, आप सबकी मुशावरत से किया है, वजारत कानून ने बनाया है। जो ऑब्जेक्शन आप फाइल कर रहे हैं, या तो ये आप कहें कि ये वजारत कानून जो है, मैंने अल्फाज वो कहना चाहता कि वहां पर नालायक लोग बैठे हैं, उनको पता ही नहीं था प्रेसिडेंट ऑफिस में जो बैठे वो अक्लमंद थे। अगर वो सारे अक्लमंद है तो जब पहली दफा आपने वापस किया तो उस वक्त ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा? वारिस साहब, यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है ना कि क्या 26वीं यानी तरमीम का जो सारा बिल था वो वजारत कानून नहीं बनाया था क्या? जी हाँ, वजारत कानून का तय सारा कुछ उन्होंने बनाया था। सर ये तो ठीक है, हमने उसमें कुछ चीजें तरमीम कराई थी, लेकिन बिल तो उन्होंने बनाया ना, वजारत कानून में सब कुछ किया, उन्होंने बनाया था। अब सर यहाँ पर बिंग पाकिस्तानी में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सवाल आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। मदारिस का काम तालीम देना है और ऑब्वियसली तालीम जब देंगे तो वजारत तालीम के अंडर ही आएंगे। वाई यू गाइज आर इंसिस्टिंग कि इसको आप रजिस्ट्रेशन वजारत सनत से हो? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे इसलिए राय साहब बात नहीं करना चाहता कि ये बात है इत्तेहाद तंजीमात मदारस की। आप बेहतर है मौलाना हनीफ जालंधरी आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सिंध मदरसातुल इस्लाम, गाजी ट्रस्ट, इसी तरह अल खिदमत स्कूल्स फाउंडेशन, इसी तरह जनाब आपका अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, क्या ये शुगर मिले हैं? नहीं। क्या ये टेक्सटाइल मिले हैं? नहीं। तो फिर ये क्यों रजिस्टर्ड है यहाँ पर? ये क्यों रजिस्टर्ड है यहाँ पर? ये एक ऐसा, देखिए बात सुनो, ये एक जो अदारा मुल्क से अपना लॉस और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए जो हुकूमत के खर्चे पे नहीं चलता है वो सब यहाँ पर रजिस्टर्ड है। एक बहुत बड़ा सेहत का अदारा भी यहाँ रजिस्टर्ड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है, तो सियासी बात बन जाएगी, वो भी यहाँ रजिस्टर्ड है। तो क्या उसको क्या वजारत सेहत में रजिस्टर्ड होना चाहिए? पर मैं इनमें उलझना नहीं चाहता। ये हुकूमत हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है, कभी किसी से कुछ कहलवाती है, कभी ये सब चीजें पहले से तयशुदा हैं। क्या वजारत कानून और कानून को नहीं पता था कि यह वजारत तालीम में होना चाहिए?
ये सब तयशुदा चीजें। अब हुकूमत असल बात कौम को बताए कि वजह क्या है, रुका क्यों है, आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, मसला क्या है। सर मौलाना ने माजी में किसी मैसेज का जिक्र किया था इसी सारे मामले को लेकर के, कोई मैसेज दिखाया गया था वजीर आजम की जानिब से, कोई दोबारा तो मैसेज नहीं आ गया वजीर आजम साहब को? भाई ये बता दें कौम को, उस वक्त तो वजीर आजम साहब ने मैसेज दिखाया था कि वो जो हमारे सरपरस्त होते हैं उन्होंने कहा था कि इसको रोक दें, तो अब भी वो बता दें कि वो रोक रहे हैं। सर ऐसा ना करें, सरप्रस्त का लफ्ज ना इस्तेमाल करें सर। वजीर आजम वोटों से अगर जो बना होता है वही तो वजीर आजम तो वही होता है ना सर, असल सुप्रीम तो वही है ना लीडर। वो तो जो कर रहे हैं वो भी आपको पता है। वजीर आजम बेचारा हुकूमत कर रहा होता तो अपने वोट दिए हुए बिल की आज नोटिफिकेशन ना करता। स्पीकर कह रहा है कि ये एक्ट बन गया है और बेचारे नोटिफिकेशन नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की पार्टी पूरी वोट देती है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियंस वोट देती है, पीपल्स पार्टी की पूरी टीम लीगल टीम बैठ के इसका जायजा लेती है। बिलावल भुट्टो साहब इसको वोट करते हैं और बड़े फखर से कहते हैं कि हमने इसको वोट किया। अब वो इसको जनाब ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो ये कहीं तो है ना, कहीं तो कोई पर्दादारी है, वो कौम के सामने आनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं। अच्छा वाली साहब, इसमें मौलाना भी इंदिया दे चुके हैं कि जनाब अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते सड़कों पे होंगे। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और वो आप तमाम लोग का इजलास हुआ, उसके बाद मौलाना ने 17 दिसंबर तक का टाइम दे दिया। राइट नाउ जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या स्टेटस है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब आप लोग सड़कों की तरफ जा रहे हैं, एहतजाज की जानिब जा रहे हैं, या अभी भी कोई मामलात संभलने की उम्मीद बाकी है? देखिए ये नोटिफिकेशन कल कर दें, मसला खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। असल तो सिर्फ यही है ना कि क्या कानूनी लीगली मसला है और हमारी पार्लियामेंट की सुपरमेसी का ही मसला है। अगर आज इस तरह होगा, एक बिल पार्लियामेंट का पास किया हुआ और प्रोसेस पूरा किया हुआ है, अगर उसको रोका जाएगा तो फिर पता नहीं कल कितने मसाइल पैदा होंगे। आपको याद होगा कि आरिफ अलवी साहब का भी एक बिल था, उसको फिर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया होगा, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। एक चीज ऐसी नजीर मौजूद है, तो फिर आप ये या वो गैर कानूनी काम था या आज गैर कानूनी आप काम कर रहे हैं। तो हमारा तो नुक्ता नजर सिर्फ इतना है, बाकी रह गया आइन के अंदर दिए गए जो चीजें मेरे पास मौजूद है। आइन में मुझे एहतजाज के, आइन ने मुझे जनाब हुकूमत के खिलाफ रास्ते अख्तियार करने आइन में मौजूद है, हम सब अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सर डी चौक की जानिब मार्च या वहां पे एहतजाज पे तो कानून साजी कर चुकी ना गवर्नमेंट, उस तरफ तो आप नहीं जा सकेंगे। देखें कहीं तो जाएंगे ना, अगर डी चौक नहीं जाएंगे तो कहीं तो जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन तो हुकूमत नहीं करना है और हुकूमत को नोटिफिकेशन करना है, और डी चौक लाजमी नहीं होता। डी चौक एहतजाज के लिए बहुत सी जगह, हम तो मौलवी लोग हैं, गले में कुरान पाक डालेंगे, एक हाथ में लोटा लेंगे, एक हाथ में जानमाज लेंगे और काला काला रसूलुल्लाह करते हुए चलते आएंगे, जहां जगह मिली वहीं धरना देके बैठ जाएंगे। हमें इस तरह नहीं है कि आपने लाजमी डी चौक जाना है। हमारा कोई डी चौक कोई वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि वहां जाके सलाम करना बहुत जरूरी है। मकसद तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। आपको याद आगा हमने इससे कबल भी रिकॉर्ड कराया था और किसी ने कहा था 25 लाख लोग आए थे। हमें उस वक्त भी हम डी चौक नहीं गए थे। हमने उस वक्त मुल्की फौर उस वक्त भी ना इस्लामाबाद के शहरी तंग हुए थे, ना हुकूमती इजराइल तंग हुए थे। और मुझे वो दिन याद है कि सर्दियों के दिन थे और तब हुकूमत इमरान खान साहब की थी ना, तब उन्होंने तो फैसिलिटेट किया था, उल्टा एम्बुलेंसेज और पानी भिजवाया था आप लोगों के लिए। तो सर हम यही कह रहे हैं ना कि जब हम लड़ने नहीं आएंगे, हम एहतजाज आइन के तहत एहतजाज रिकॉर्ड कराने आएंगे, तो फिर हुकूमत के ऊपर सारे जराए तो फिर हुकूमत हमें देना आइन के तहत। जब हम आइन में रहना चाहते हैं तो हुकूमत भी आइन के अंदर हमें वो जो सहूलतें हमें चाहिए। अच्छा वारिस साहब, एक रिसेंटली बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी हम तमाम लोगों के लिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, JUIF, आप, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तलखियां कम हो रही थी पाकिस्तान की सियासत में। रिसेंटली इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलना चाहता हूं। ऑब्वियसली वो जेल में है, वो तो बाहर नहीं आ सकते, तो फिर उसका वे आउट एक ही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ ले जाएं इमरान खान साहब से मिलने। क्या प्लान है JUIF का? मौलाना साहब तशरीफ लेके जा रहे हैं इमरान खान साहब से मिलने? ये कोई मुसद्दका खबर नहीं है, ये ऐसे सोशल मीडिया की खबर है। हमें तक अभी तक बाज़ाब्ता किसी ने नहीं कहा, ना PTI के किसी साथी ने कहा है, ना कोई ऐसी बात हमारे सामने आई। जब आएगी तो फिर उसके ऊपर राय देंगे हम अपनी। लेकिन सर PTI में तो कुछ मुसद्दका या क्रेडिबल लोग ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है, वो कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस। बताएं भाई, हमारे उनके राब्ते हैं, हमारे उनकी कमेटियां बनी हुई हैं, इशू टू इशू हमारी बातचीत होती है। पार्लियामेंट के अंदर भी कमेटियां हैं, सेनेट में अलहदा है, कौमी असेंबली में अलहदा है। वैसे भी एक कमेटी हमारी मुज़ाकरात में बनी जिसका मैं भी मेंबर हूँ। तो हमें बताएं, फिर हम बात करें, हमें बाज़ाब्ता बात तो करें हमसे। इस तरह मतलब अभी तक बाज़ाब्ता PTI की जानिब से आपको रिक्वेस्ट पुट अप नहीं की गई कि इमरान खान साहब ख्वाहिशमंद है मौलाना साहब से मिलने की? इस सिलसिले में कोई बात नहीं, इस सिलसिले में कुछ भी कोई बात नहीं इस सिलसिले। लेकिन सर डोंट यू थिंक सो कि इन तमाम मसाइल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपका काफी स्टांस मिलता जुलता है, अब के हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन और मिलता जुलता स्टांस है आप दोनों जमातों का? देखिए फर्क है थोड़ा सा, वो उनका एहतजाज के उनके TR और है, हमारे TR
वो जो हम एहतजाज खालिस्तान आइन की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए करना चाहते हैं, और उनका एहतजाज अपनी जगह है। वो अपने बकौल उनके जो मुकदमात हैं, जो जाली मुकदमात हैं, उनसे उनके खिलाफ करना चाहते हैं, तो फर्क है थोड़ा सा। बाकी एहतजाज करना उनका भी राइट है, मेरा भी राइट है। लेकिन सर 8 फरवरी के इलेक्शन पे तो आप लोग भी सवाल उठाते हैं, वो भी सवाल उठाते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन। जी देखिए, बिल्कुल उठाते हैं, हम तो उसे मानते नहीं है। हम तो एहतजाजन असेंबली में बैठे हैं और हमने अच्छा किया बैठ गया, अगर ना बैठते तो शायद आज ये जो कुछ हो रहा है ये तमाशा भी कौम ना देखती। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी होश का नाखन लेने चाहिए कि मुल्क एक तरफ तो हमें कहते हैं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ खुद मसाइल पैदा कर रहे हैं, खुद बहरान क्रिएट कर रहे हैं। तो हुकूमत को शायद इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए और इस तरह ना करें कि फिर पूरी कौम। मैं आपको बताऊं, मैं एक जुमला जो सदर प्रेसिडेंट ऑफिस से निकला है, पूरी मुल्क में इतना तेजी से फैला है, बल्कि बाहर फैल गया है, कि क्या पाकिस्तान की कानून साजी, इंटरनेशनल मालियाती अदारे जो हैं, जो यहूदी फंडिंग से चलते, क्या वो पाकिस्तान के कानून साजी की वो निगरानी करेंगे? उनकी मर्जी से हम पाकिस्तानी दीनी मदारस और पाकिस्तानी मसाजिद के रजिस्ट्रेशन या उनका पढ़ाने का तरीक़ेकार तय करेंगे? ये एक ऐसा संजीदा सवाल खड़ा हो गया है जो इस वक्त 90% अवाम के अंदर, चाहे वो किसी भी पार्टी में, नून लीग के अंदर भी लोग परेशान है कि ये क्या कह दिया प्रेसिडेंट ऑफिस ने। तो मैं समझ बड़ी नालायकी और गलतियां हो रही हैं, उनको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, बिल्कुल ये आपका ये बड़ा लिजिट सा सवाल है कि क्या हमारी कानून साजी इस मुल्क की बाहर की कुव्वतें कंट्रोल करेंगी? माजी में भी देखा कि और जमातें भी इसके बारे में बात करती, इमरान खान साहब इवन बात करते आए कि डोनाल्ड लू ने खत लिखा, एंड साइफर वाला सारा मामला हम सबके सामने है। सर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना बड़ा सवाल प्रेसिडेंट हाउस से आता है, इस पे हमारे मुफ्तियान, इस पे हमारे दीनी मदारिस के जो मुहतमिम हैं सारे, वो डिवाइडेड क्यों है इस दफा? कोई डिवाइडेड नहीं है, हम लोग तो एक ही पेज पे हैं। ये डिवाइडेड वो है जो माशाल्लाह 2019 में फैज याफ्ता हुए थे। अब मैं इससे आगे नहीं कुछ कहूंगा, आप समझ जाएंगे। सर अब तो फैज याब जो हुए थे वो फैज साहब भी नहीं है, अब कहाँ से फैज याब हो रहे हैं? जो 2019 में फैज याफ्ता हुए थे, उन्होंने ये बनाया था सारा सिलसिला, ये सारा सिस्टम, जो एक मुआहदा बज़ाहिर एक पेपर था, जो एक मुआहदे की शक्ल में था, जिस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और हमने तो उस पर अमल दरामद किया। हमने मैट्रिक तक तालीम अपने मदारस में की, हमने जनाब मुतालिया पाकिस्तान की तालीम और इंग्लिश तालीम को लाजमी करार दिया, हमने तो सब कुछ किया। हम लोकल बोर्ड के जरिए इम्तिहान भी दे रहे हैं। कराची बोर्ड के मैट्रिक के तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है एक मदरसे के बच्चे हैं। तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी तरह, हमने उस मुआहदे पे अमल किया, लेकिन हुकूमत ने उस मुआहदे को एक लाल गलाफ पे रख के किसी दराज में रख दिया था। आज उनको याद आया। हम कानून बनाना चाहते हैं, हम ये मुआहदों की बात नहीं करते। मुआहदे तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक दफा कहा था, याद होगा आपको, कि ये कोई कुरान हदीस तो नहीं होते, ऐसा ही है। हम तो उस पर नहीं जाते। हम तो उस मुआहदे पे आज भी कहते हैं कि मुआहदा था, लेकिन जब आपने अमल ही नहीं किया तो मुआहदा खत्म हो गया। फिर 2022, ये 2019 है, 2022 में ये बना है बिल, तो वो चीजें वही खत्म होगी। सर जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझ सका कंक्लूड करते हुए, वो ये है कि अभी तक JUIF एहतजाज की जानिब जाती दिखाई नहीं दे रही। अभी आप लोग इंतजार करेंगे कि गवर्नमेंट अगर इंगेज कर ले, गवर्नमेंट कोई कानून साजी का नोटिफिकेशन कर दे तो दैट्स बेटर। एहतजाज अभी ऑप्शन नहीं है। देखें, पहले JUI इस पे एहतजाज कर रही थी इसलिए कि मेरे 45 लाख बाकायदा जो रजिस्टर्ड वर्कर इलेक्शन कमीशन में हैं, उनमें से 25 लाख उलमा इकराम है। मुझे अपने वोटर का, अपने कारकुन के मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये पहले तो हमारी सोच ये थी, लेकिन अब मेरे साथ इत्तेहादी तंजीमात मदारस दीनिया भी मेरे साथ शामिल हो गई हैं, और हम इस वक्त आप समझते हैं कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है जी। तो हम वो भी करेंगे, उनके बाहमी मशवरे और मुशावरत से अगला कदम स्टेप लेंगे। बहरहाल बेहतर यह है कि खुद बहरान को खत्म करें, नोटिफिकेशन कर ले। मैं फिर एक लफ्ज़ आखिर में कहना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि अगर हुकूमत चाहती है, कोई ऐसी मजबूरी है, तो हमसे बैठ के डिस्कस कर ले। ये ड्रामाबाजी क्यों कर रही है? बिल्कुल ठीक बात। असलम गौहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सर। बज़ाहिर मामला मजीद उलझता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव पहलू एक है कि JUIF एट वंस सड़कों पे आने का प्लान नहीं रखती। अब स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, बाकी मदारिस के मुहतमिमीन और बाकी उलमा कराम जो है वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से गालिबन ऑन बोर्ड हैं, असलम गौहरी साहब के बकौल। तो जो भी लाहा अमल होगा वो सब लोग मिल के बनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। एज वी सेड अर्लियर, एक तरफ हुकूमत ये क्लेम करती है कि सब अच्छा है, दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा खुद ही कहते हैं कि 1,90,000 की तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होता। अगर सब अच्छा है तो पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान में काम करने वाले इंजीनियर डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? और हमें ये बताया जा रहा है कि रेमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं, इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम गुर्बत में बज़ाहिर आम इंसान की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी होती दिखाई नहीं दे रही। इन्हीं सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का सर आई डोंट अंडरस्टैंड नंबर्स। मैं नंबर्स की डिटेल में आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं सादा सादा से सवाल पूछूंगा जो आम पाकिस्तानी जानना चाहता है। सर हुकूमत कहती है रेमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं, इकॉनमी बेहतर हो रही है, सर आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रही, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, गुर्बत कम क्यों नहीं हो रही? ये चीजें जल्दी में नहीं हो पाती और हुकूमत को जो मैसेजिंग है वो बहुत मुहतात तरीके से देनी चाहिए। अननेसेसरली उनको लोगों की एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसका ज्यादा ताल्लुक हुकूमत के साथ है कि वो अपने बिल पे कर सकेंगे, उनके कुछ रिजर्व्स बन जाएंगे। लोगों की जिंदगियां बेहतर तब होंगी जब हुकूमत मजबूत पॉलिसीज बना के ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लाएगी जहां नौकरियां मिलें, जहां एक्सपोर्ट बढ़े, जहां कुछ एक्सपेंशन हो इंडस्ट्री की। अभी तो उस स्टेप से हम बहुत पीछे हैं। तो इसलिए हकीकत ये है कि अभी मुल्क के कुछ हालात मस्बत दिखाई दे रहे हैं या कोई ऐसी कटिंग एज इदारे बनते नहीं दिखाई दे रहे जो सिर्फ बड़े फोकस तरीके से इकोनॉमी पे काम करें, क्योंकि सियासत जो है वो सियासी जोड़ तोड़ में ज्यादा वक्त लगा रही है और इस रियल इश्यूज के ऊपर कम वक्त लगा रही है। सर IMF की शराइत में से PIA की निजकारी और कुछ और मामलात भी थे। वी कुडंट मीट दोज, हम कुछ भी नहीं कर सके जो उनकी शराइत थी। तो सर नेक्स्ट किस्त के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आएगा, उसका कोई डिले हो सकता है या दोबारा से रीनिगोशिएट करना पड़े? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो IMF प्रोग्राम का अच्छा नहीं है, क्योंकि हम कंप्लीट नहीं करते हैं। हमारे पास थोड़े से रिजर्व्स बिल्ट होते हैं और हमारे पास थोड़ा सा करंट अकाउंट का जो है खसारा कम हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है, तो हम फिर से लूज एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में चले जाते हैं। आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया वज़रा की तनख्वाहों का या MPs की तनख्वाहों का, ये ऑप्टिक्स हैं। हमें बड़ा केयरफुल रहना है कि अगर हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस बन रही है तो उसको प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरह। IMF की जो शराइत है वो निजकारी की नहीं है। IMF की शराइत ये है कि बजट के पैसे जो लोगों पे खर्च होने चाहिए वो आप लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस में ना डालिए। अब उसका निजकारी एक तरीका है, लेकिन मुझे तो इस वक्त जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, आपने देख ही लिया है कि कैसे PIA को हैंडल किया गया है। हमारे पास तो कैपेबिलिटी नहीं है इनको चीजों को ठीक करने की, और हमें ये कैपेबिलिटी बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट्स के लिए स्पेस खोलनी चाहिए। हारून साहब, ये भी फरमाइएगा कि आलमी बैंक के मुताबिक 2023 में गुर्बत की शरह 40.2 थी, 40.2%। अब ये बढ़कर 40.5% हो गई है। ये फर्दर बढ़ेगी इन डेज टू कम या कुछ फुल स्टॉप है, कोई कम होती दिखाई दे रही है पाकिस्तान में आपको? जी, सबसे अलार्मिंग इंडिकेटर ये है कि आपके तकरीबन 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह उस लाइन के पास या उससे नीचे हैं। नाउ अगर मैं इस वक्त जो रूलिंग पार्टी के अंदर हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा इस पे बात करनी चाहिए कि इन लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करनी है, एलीट को हमने कैसे उनसे ज्यादा टैक्सेस लेने हैं और यहाँ पैसा डालना है। लेकिन आप देखें यहाँ पे तो उनका जिक्र ही नहीं है, सिवाय इसके कि आपने कुछ BISP में पैसे दे दिए या कहीं पर कोई और हैंडआउट दे दिए। ना किसी भी मुल्क के लिए जिसकी आबादी का 40% से ज्यादा सतह गुर्बत के नीचे हो, उसको तो किसी और चीज के ऊपर फोकस करना ही नहीं चाहिए। उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की पॉलिसीज बनानी है और इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मेरी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जो कि दिखाती है कि रूलिंग एलीट का
गरीब लोगों के साथ नेक्सस किस कदर कमजोर है। आगे ये मुझे कम होता नहीं दिखा रहा, 3.5% भी अगर आप शरह ग्रोथ कर लेंगे, अगर वो इंक्लूसिव नहीं होगी, जॉब क्रिएटिंग नहीं होगी, अच्छी पॉलिसीज में नहीं होगी, कुछ लोग बेनिफिट करेंगे, नंबर्स दिखाई देंगे, वो इन लोगों की जिंदगियों में अनफॉर्चुनेटली उस तरह ट्रांसलेट नहीं होंगे जो जिसकी जरूरत है। हारून साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। मैं यूजुअली खुद भी इस पे सोच रहा होता हूँ कि जिस तेजी से हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, क्या मौजूदा गवर्नमेंट या माजी की गवर्नमेंट्स फूड सिक्योरिटी, आई एम श्योर कि इन डेज टू कम एक बड़ा प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान के लिए। आर वी वर्किंग ऑन दैट, या हम कंसर्न भी है गवर्नमेंट उसके ऊपर कि फूड सिक्योरिटी कितना बड़ा चैलेंज होगा इन डेज टू कम? देखिए, पाकिस्तान की कुछ 4-5 बहुत बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं जी। हमारी, जैसे क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी एक फॉल्ट लाइन है। हम जो इसेंशियल फूड आइटम्स के नेट इंपोर्टर बनते जा रहे हैं, ये एक फॉल्ट लाइन है कि 250 मिलियन के मुल्क के अंदर अगर आप खुद चीजें नहीं बनाएंगे। हमारी तीसरी फॉल्ट लाइन ये है कि हमारी प्रोडक्शन बड़ी कम है हर सेक्टर के अंदर और हमें चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जहां तक फूड का और पानी की फॉल्ट लाइन बहुत बड़ी है, वाटर शॉर्टेजेस जो हैं उनको कैसे आपने मैनेज करना है। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए कि आपको पब्लिक डिस्कोर्स में या पार्लियामेंट में या टॉक शोज में कितनी इस पे डिबेट दिखती है। जब हमने आईनी तरमीम करनी थी, जिस तरह पार्टीज ने 24 घंटे काम किया, इन चीजों के ऊपर मुझे दिखाई देना चाहिए कि पार्टीज काम कर रही हैं। लेकिन वहां जो है हमें तरजीह अनफॉर्चुनेटली सियासी लोगों की बहुत ही कम दिखाई देती है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हारून साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, हारून शरीफ साहब हमारे साथ इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जिन चीज़ों की निशानदही हारून साहब कर रहे हैं, आई होप एंड प्रे इन डेज टू कम हमारी हुकूमत या किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो इन द फ्यूचर, तो उनकी प्रायोरिटी यही हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।